फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। वी आर इन दुबई और हमारी एक सक्सेस स्टोरी आज हम लोग आपको प्रेजेंट करेंगे। सर नमस्कार. नमस्ते. तुमच्या कृपा आशीर्वादाने आज कमीत कमी तुम्ही दाखवलेल्या आमच्या मनांमध्ये जे अंकुर होते ते आज आहे ना खरंच आमच्या स्वप्नांच्या पूर्ती होऊन राहिलेले आहेत. तर धनंजयजी, आज तुमचं पहिलं कंटेनर जात आहे, बरोबर? हो, ही माझी फॅक्टरी आहे. या फॅक्टरी मधून मी याला स्वतः स्टफ करतोय आणि इथपासून ते CIF UAE ला जो मला खर्च आलेला आहे तो साधारण 1 लाख रुपये खर्च आलेला आहे मला सगळा. आता हे जे डील झालं हे फिक्स प्राइसिंग वर झालेलं आहे? हो, माझे फिक्स प्राइस वरती झालेलं आहे. तुमचं अभिनंदन. मी फेडरेशनचा आणि खास करून अभिजित सरांचा आणि अभिजित सरांच्या टीमचं मनापासून आभार करतो की माझ्या स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी यांनी मला जी काही मदत केलेली मी त्याच्याकरता यांचा खूप ऋणी राहणार नेहमी. आज हमें बहुत खुशी है कि हम आपको एक महाराष्ट्र की बड़ी सक्सेस स्टोरी आपको आज प्रेजेंट करेंगे। मिस्टर धनंजय वो नासिक से हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या बिजनेस है और उन्होंने फेडरेशन के साथ पहला शिपमेंट कैसे किया। मेरा नाम अभिजीत शिंदे है, फाउंडर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। तो काफी सारे लोग फेडरेशन के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने आते हैं, अपने इंटरनेशनल बिजनेस लॉन्च करने के लिए आते हैं। तो हम लोग उनको नॉलेज देके, सारे लाइसेंसिंग का सारा काम करके, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर देके उनकी शुरुआत कराते हैं। तो एवरीवन नीड अ हेल्प, अ पुश फॉर देयर फर्स्ट स्टेप। तो दैट्स व्हाट इज फेडरेशन डूइंग। तो धनंजय जी, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। थैंक यू सर. आप प्लीज आपके बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपका क्या क्या काम है इंडिया में। मेरा नाम धनंजय मुसले है। मैं मालेगांव नासिक से हूँ। एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और लास्ट 20 इयर्स से मैं मैच के ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा बिजनेस होकर भी अब एक्सपोर्ट में आने की जरूरत क्या पड़ी आपको? इतना बड़ा ट्रेड होने के बावजूद भी मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा हूँ कि ना मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर मैच से शुरुआत करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करूँ। तो अभी आप इतना बड़ा ट्रेड करते हैं तो आपको तो भारत का पूरा मार्केट पता होगा कि मेज का कहाँ पे आता है, कौन सी मंडी है, क्या प्राइसेस है और वहाँ पे कहाँ पे जाता है मटेरियल, ये सारा आपको पता होगा। मतलब हाँ, आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर होल्ड होगा काफी। हाँ, डोमेस्टिक के अंदर मैच का जितना भी मालूमात है वो पूरा एनालिसिस हमारे पास होता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP, बिहार कहाँ का इसका प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर इसका सेलिंग होता है, ये डोमेस्टिक के अंदर पूरा मालूमात। ओके, तो ये सारा सोर्सिंग आप करते हो। तो अभी जो आप ट्रेड करते हैं तो अभी आपको एक प्रोडक्ट का अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके पास कि इसका भारत का बड़ा प्रोडक्ट है, काफी सारे स्टेट्स में आता है और इंटरनेशनल भी नंबर्स भी आपने देखे होंगे। तो कैसे थे मेज के एक्सपोर्ट के नंबर आपने देखे भारत के? मेज की अभी शुरुआत के एक्सपोर्ट के जो नंबर है वो काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस होना चाहिए। हाँ, अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है मेज वालों के लिए कि वो है ना अपना बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट में डेवलप कर सकते हैं। तो रिसेंटली न्यूज भी थी एक मेज के बारे में, आपने देखी होगी कि हमने फेसबुक पे शेयर की थी कि मेज का भारत का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है अभी इंटरनेशनल मार्केट में। तो मतलब वही है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेंट ज्यादा नहीं है। मतलब भारत का मेज का अगर प्राइसिंग और क्वालिटी मैच कर पाते हैं हम लोग तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मेज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। राइट। तो अभी मेज एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कैटल फीड इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी जाता है, हाँ, कैटल फीड के लिए भी जाता है। मोस्टली जो है कैटल फीड के लिए ज्यादा यूज होता है ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में। हाँ। ओके, तो कैटल फीड में और कौन से प्रोडक्ट आपको दिखते हैं कि जो बड़े मात्रा में ट्रेड हो सकते हैं? कैटल फीड में ऑर्डर में है आपका ज्वार है, बाजरा है, ये बड़े पैमाने पे ना और इसके साथ में ना एक्सपोर्ट हो सकता है इंडिया से। राइट। तो अभी आप फेडरेशन के पास आए थे और आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, तो आपने क्या क्या चीजें सीखी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे तो पहले कुछ ज्ञान नहीं था सर जी। जो भी ज्ञान मिला है वो आप ही से मिला हुआ है जी। मैंने काफी सर्च किया कि मुझे एक्सपोर्ट कर, मैं डोमेस्टिक के अंदर
जितने एक्सपोर्टर्स है उनको मैं सप्लाई करता था, ऑलरेडी सप्लाई करता था। तो मुझे पता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या होता है। ओके तो मैं इन लोगों को सप्लाई करता था, तो सोचता था कि तो मैं खुद क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जी। लेकिन कैसा करना है ये पता तो बिल्कुल था ही नहीं था। जी तो एक दिन ऐसे ही ना इंटरनेट के ऊपर है ना, आपका यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। जी तो बस मैंने वो इंटरेस्ट के साथ में देखा, बाकी के भी सारे वीडियोस देखे। तो बस बात किया आपकी जो टीम थी उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा ऐसा मुंबई के अंदर 3 दिन का जो है सेमिनार है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, तो आ जाओ। तो मैंने सब काम छोड़ के पहले ना वो अटेंड किया। तो फिर उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें सीखी कि एक्सपोर्ट बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है, इसके अंदर एक्सपोर्ट की साइकिल कैसी होती है, पेमेंट टर्म्स कैसी होती है, किस हिसाब से आपको बारिश के साथ में नेगोशिएशन करना है, किस रिस्क फैक्टर के अंदर संभाल के चलना है आपको, कैसे रिस्क फैक्टर को कैसे मैनेज करके चलना है, ये सारी बातें आपसे मैंने सीखी। धनंजय जी, जो आप आए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपने सीखा, सब कुछ समझ लिया, एंड टू एंड एक्सपोर्ट साइकिल समझ लिया, डॉक्यूमेंट देखे, लाइसेंस देखे, उसके बाद आपने जब काम शुरू किया तो क्या क्या किया आपने? काम शुरू किया, सबसे पहले तो मैंने ना आपके पास से जितने डॉक्यूमेंट्स है, आईसी कोड, लाइसेंस है, जितना है उतना मैंने फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद में बायर्स फाइंड किए। तो आपने पहले मतलब कंपनी रजिस्टर की? हाँ, कंपनी रजिस्टर तो किया। आपने फिर, आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो उसमें नहीं काम किया आपने? नई कंपनी नहीं, मेरी जो ऑलरेडी मेरी जो कंपनी है उसी के साथ मैंने कैरी किया। ओके, तो आपने फिर लाइसेंसेस ले लिए, आईसी वगैरह, अपेडा वगैरह आपने लिया होगा, आरसीएमसी, और पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या किया आगे? उसके बाद मैंने काफी सारे बायर्स ऑनलाइन फाइंड किए। कुछ बायर्स डिमांड तो करते थे, लेकिन मेरी पेमेंट टर्म्स उन लोगों के साथ में मैच नहीं होती थी। इसके लिए मैंने उन लोगों से आगे व्यापार नहीं किया। आपने बायर फाइंड किए, मतलब कैसे मार्केटिंग किया आपकी कंपनी प्रोडक्ट के बारे में? मैंने ऑनलाइन इसके लिए काफी प्रयास किया। कोई भी नया बायर्स मिलता था तो मैं उनको मेल के ऊपर कोई इंक्वायरी है क्या, ये पूछता था उन लोगों को। तो उसके बदले में अगर किसी ने मुझे किया कि हाँ हमें ये मेस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको रेट देते थे। रेट तक तो आ जाता था, लेकिन उसके बाद पेमेंट टर्म्स के ऊपर काफी सारी बातें होती थी। हम इतना ही देंगे और एडवांस नहीं देंगे, आप यहाँ पर माल भेज दो, उसके बाद में हम आपको पेमेंट करेंगे। तो वो पेमेंट कंडीशंस हमारी मैच नहीं होती थी, इसलिए मैंने उन लोगों के साथ कोई व्यापार नहीं किया। तो आपने जब बोला कि आपने अभी प्रोडक्ट और उसके डिटेल्स और प्राइस आपने प्रपोज किया, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है? मेज में क्या देखते हैं जनरली? मेज में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर उसका सबसे पहला आता है मॉइस्चर, कि कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो कितना परसेंट होना चाहिए? 14% मैक्स होना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर डैमेज, फंगस, एडमिक्सचर, फॉरेन मैटर्स कितना है। तो हम जनरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसका स्पेसिफिकेशन इतना ही होता है, 14% मॉइस्चर, 2% डैमेज, 2% फंगस। और क्या पैकेजिंग होता है मेज का? ऑन डिमांड कौन सा इंपोर्टर किस डिपार्टमेंट में, जनरली जो छोटे पैमाने पे जो काम होता है उसके अंदर 50 kg पीपी बैग के अंदर होता है। और जिनका वॉल्यूम में कामकाज होता है वो बल्क कंटेनर में कामकाज होता है। बल्क कंटेनर मतलब कितना? ओपन टॉप वाला जो होता है उसके अंदर कामकाज होता है वो। राइट। तो मेज एक बहुत हाई वॉल्यूम कमोडिटी है, कैटल फीड में जाती है, तो एक आध कंटेनर का तो ऑर्डर बहुत नॉर्मल है, बट इसमें 10, 20, 50 ऐसा कंटेनर्स के ऑर्डर्स मिलते हैं। तो अब मेज में भी कुछ वैरायटीज होती है क्या? जैसे कि महाराष्ट्र का है, बिहार का, इसमें कुछ फर्क होता है? हाँ, क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है। मेज में ना पॉपकॉर्न एक क्वालिटी होती है जो कंजम्पशन के लिए चलता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चलता है। और सेकंड क्वालिटी होती है आपकी कैटल फीड क्वालिटी। ये कैटल फीड क्वालिटी के अंदर अगर इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, ये टॉप क्वालिटी प्रोड्यूसर्स है। इससे भी थोड़ा सा लोएस्ट में आपका यूपी हो गया। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है ना, उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे होती है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ की होती है? सबसे बेस्ट क्वालिटी महाराष्ट्र की होती है, आंध्रा कर्नाटक की होती है। टॉप क्वालिटी में आती है। प्राइसेस भी फर्क होते हैं फिर उसमें? थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। मिनिमम 50 रुपए के आसपास का पर क्विंटल के हिसाब से फर्क होता है। राइट। तो अभी आपने ये सब देख के इंपोर्टर को प्राइस ऑफर किया, तो जब आपने प्राइस कैलकुलेट किया तो आपने कैसे कैलकुलेट किया प्राइस? सबसे पहले मुझे लूज मार्केट में क्या रेट में मिल रहा है मुझे माल, उसके बाद में मेरा पैकेजिंग का खर्चा कितना है, मेरा लेबर कॉस्ट कितना है, उसके बाद में मुझे यहाँ से जेएनपीटी तक जाने का क्या खर्चा है, जेएनपीटी से जिस पोर्ट पर मुझे माल भेजना है वहाँ का क्या खर्चा है। तो वो सब कैलकुलेशन करने के बाद में मैंने सामने वाले को ऑफर किया कि मुझे ये प्राइस में आपको चाहिए। तो आपने बेसिकली डॉलर्स पर मेट्रिक टन ऑफर किया होगा। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ट्रेड होता है। तो मेज या जो कमोडिटी है जनरली वो
पर मेट्रिक टन ट्रेड होती है, तो आपने डॉलर्स पर मेट्रिक टन में हाँ। उनको ऑफर किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तो आपने लॉजिस्टिक ये सारा प्राइस कैलकुलेट किया। अभी बायर्स की बात करते हैं, पेमेंट टर्म्स और बायर, तो बायर आपने कैसे ढूंढे और फिर कैसे आपने डील साइन किया? इसके पहले तो मैंने ऑनलाइन किया था, लेकिन ऑनलाइन में मेरा तो जमा नहीं, लेकिन फेडरेशन के थ्रू मुझे इंक्वायरी पास हुआ जी। कि ऐसे ऐसे पार्टी है, अगर हो सके तो जी। आप इन्हें आपका रेट कोट करो। ओके। तो मैंने फेडरेशन को, जब मैंने सामने वाले को बोला कि मेरा ये ऑफर प्राइस है, इसके ऊपर आप बताओ आपको ये चलता है क्या, तो सामने वाले ने नेगोशिएशंस करके हमने एक प्राइस डिसाइड करके उसके ऊपर पेमेंट टर्म्स डिसाइड करके राइट। और फिर हमने डील फाइनल किया। ओके, तो ये बायर जो आप बोल रहे हैं, ये कौन सी कंट्री का बायर मिला आपको? ये मुझे दुबई का मिला। दुबई का। हाँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दुबई में बैठे हैं और है ना, हमारे बायर से भी हम मिले और धनंजय जी का पहला कंटेनर अभी यहाँ पे आ हो चुका चुका है, है। आ चुका है और अभी ये कल खुलने वाला है ना, तो कल उसका अभी डीओ निकल चुका है जो उसका निकल चुका है इसका। और कल ओपन होने वाला है। तो इस बायर के साथ फिर आपने जो कॉस्टिंग बताया, तो मुझे तो पहले बताइए कि फिर वो कॉस्टिंग के मुझे नंबर्स चाहिए कि भाई मेज का एवरेज प्राइस क्या था, एक्स फैक्ट्री पैकेजिंग को कितना खर्चा आया, लॉजिस्टिक को कितना खर्चा आया और आपने सीआईएफ प्राइस क्या कोट की, ये मुझे बताइए। मेरा प्रैक्टिकली पैकिंग से लेके लेबर कॉस्टिंग तक मुझे 2150 में पर क्विंटल में मुझे स्पॉट पर माल मिला। ओके, मतलब 21 रुपीज 50 पैसा पर हाँ, केजी। 21 रुपीज 50 पैसा पर केजी मुझे मेरे एक्स फैक्ट्री रेट में मिला। मुझे कॉस्टिंग आया मुझे। ओके। वहां से मुझे लगभग सीएचए का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरेंस करके जेबी तक डिलीवरी तक मुझे 400 के आसपास का खर्चा आया। ओके, तो 400 रुपए पर क्विंटल, मतलब नासिक वेयर हाउस से लेके जबल अली पोर्ट तक भेजने का खर्चा, मतलब 4 रुपए पर किलो। तो 2150 प्लस 4 रुपए, मतलब ये हो गया 2550। बिल्कुल बराबर ना, इतने में आपका मेष दुबई में पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर अभी कस्टमर को, जो आपके बायर्स है, उनको क्या रेट ऑफर किया था डॉलर्स में? मैंने उसको $325 पर मेट्रिक टन का रेट ऑफर किया, जो कि मुझे डन हो गया। ओके, तो निगोशिएशन करके नेगोशिएशन करके मेरा हो गया। किया था। मैंने स्टार्टिंग प्राइस उसे $340 का दिया था। अच्छा। उन्होंने बोला कि हमें तो 300 में माल मिल रहा है। अच्छा। तो निगोशिएशन करते 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 हमारा 325 में कंफर्म हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। तो निगोशिएशन होने ही वाला है, तो जो लेने वाले भले वो हमारे एसोसिएट्स या हमारे मित्र हैं, फिर भी वो चाहेंगे कि बेस्ट प्राइस में कैसे मिले, और धनंजय जी भी हमारे मित्र ही है, तो ये चाहेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं बेच पाऊंगा। तो दोनों को बीच वाला रास्ता निकालना होता है, तो इन दोनों ने ही निगोशिएशन किया। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं यूजुअली, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्टर खुद बने और खुद डिसीजन ले और खुद के बलबूते पे बिजनेस करे। ये तो कोई आसान चीज है नहीं कि भाई सब हम लोग करवा देंगे। काफी सारे इंस्टीट्यूट, काफी सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि आप कुछ मत करो सर, हम आपको लाइसेंस बनाएंगे, आपका मार्केटिंग करेंगे, आपको बायर देंगे, आप सिर्फ हमारा पैकेज लो और फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका बिजनेस होगा। ऐसा नहीं होता है। तो हमें पता है कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब कुछ हम भी कर सकते थे, बट हम नहीं करते, क्योंकि हमें इनको बनाना है, इनको एक्सपोर्टर बनाना है। आज पहले डील के लिए हमने जो सपोर्ट करना है वो हमें पता है, तो वो हमने सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो निगोशिएशन तो होता ही है रेट्स का, जैसे दोनों पार्टी ने निगोशिएट किया, आपने खुद ही डिसाइड किया कि $325 पर मेट्रिक टन का सीआईएफ जबल अली पोर्ट का इनका डील हो चुका है। तो अभी फिर पेमेंट टर्म्स आगे, ये तो प्राइस तो मैच हो गया, अब द बिगर चैलेंज इज द पेमेंट टर्म। तो वो क्या डिसाइड हुआ, क्या क्या उन्होंने प्रपोज किया, क्या आपने प्रपोज किया और कैसे निगोशिएशन हुआ? उन्होंने मुझे प्राइस पेमेंट्स के लिए बोला था कि हम आपको 25% एडवांस देंगे। हाँ। उसके बाद में पोर्ट तक आएगा, आप ऑन बोर्ड हो जाएगा तो हम आपको 30% देंगे। ऐसा टोटल 50% वो पेमेंट देने के लिए तैयार थे मुझे। और 50% मेरे पास आने के बाद में हम देंगे। अच्छा। बोला ये पेमेंट टर्म पे तो मुझे काम करना नहीं है। अच्छा। तो बोले आपको कैसा चाहिए, बोले मेरे को 100% पेमेंट एडवांस चाहिए। अच्छा। तो बोले जो हर एक्सपोर्टर की ख्वाहिश होती है। मैंने बोला आप 100% एडवांस भेज दो तो मैं आपको माल दे दूं। बोले ऐसा नहीं होता है। तो निगोशिएट करते 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 हम 70% एडवांस में कामकाज किया। ग्रेट। और 30% ऑन डिलीवरी के अंदर कामकाज दैट्स अ बिग थिंग, अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। कि धनंजय जी ने खुद, अब ये भी माहिर खिलाड़ी है क्योंकि 15-20 साल का, मतलब फैमिली का बिजनेस है ऑलरेडी, इनका भी काफी अच्छा बिजनेस है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझेगा इनके नंबर्स वगैरह कितने फास्ट है वो, है ना। तो इन्होंने डील निगोशिएट किया, तो अपने को अपनी टर्म्स रखनी है। क्लाइंट कुछ भी बोले, भले वो कोई भी हो, अपने पॉलिसी से चलना है। तो आपको समझना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करता है, आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो आपको पता है कि इंडिया का बेस्ट प्राइस आप दे सकते हैं, तो आगे कुछ नहीं है, तो बाकी दूसरा वाला लोअर प्राइस कहां से लाएगा मार्केट से, बेसिकली ना। तो ये सारी चीजें, रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। निगोशिएशन हो गया और डील पेमेंट टर्म्स
अब दोनों पार्टीज हमारे नेटवर्क में से है तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी आता है। तो अभी आपने 70% एडवांस लेके फिर कंटेनर छोड़ा, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो ग्रेट, दैट्स गुड। तो अभी फिर आगे का जो डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे भेजे इनको? 70% एडवांस मिलने के बाद पेमेंट के लिए तो कोई ज्यादा रिस्क था नहीं, जी। तो मैंने कोई बैंक वगैरह थ्रू इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे या फिर Okay. कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं, क्योंकि जी। अगर मुझे पता है सामने वाले ने मुझे 70% एडवांस दे दिया है जी, तो जी। मैं क्यों ये बाकी के खर्चे में गिरूं। तो बराबर। मैं जब यहाँ पर प्रैक्टिकली मुझे आना ही था, जब मेरा जी। कंटेनर अराइवल होने वाला था जी। उसी वक्त में मुझे भी आना, तो मैं बाय हैंड सीधा डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया। एग्जैक्टली, तो ये तरीके होते हैं। अगर आप किसी बायर के साथ ट्रेड करते हो तो अगर आपको एडवांस मिलता है तो बाकी पेमेंट आप बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज के भी ले सकते हो, तो मतलब वो सिक्योर ट्रेड है। अगर वो नहीं कर रहे आप तो अब धनंजय जी और हम लोग यहाँ पे खुद आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे हार्ड कॉपी बीएल का लेके आए और खुद टेबल पे बैठ के वी निगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट। भाई हमने पैसे लिए और डॉक्यूमेंट दे दिए, तो पहला ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो दैट्स गुड। तो हाउ यू आर फीलिंग नाउ? तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन इसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है नहीं, सर। वो तो हमारा काम ही है, दैट्स माय ड्यूटी आल्सो, कि यही तो हमारा आउटकम है। तो सिर्फ पढ़ाने का मतलब क्या? तो आउटकम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, नंबर चाहिए, अल्टीमेटली डॉलर्स चाहिए हमें भारत में। यही हमारी कोशिश रहती है बिल्कुल और वो बिल्कुल। आपने लाए। तो अब आपको यहाँ पे आके क्या लग रहा है आगे अभी? यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें देखी। 5 दिनों में मैंने ये देखा कि प्रैक्टिकली यहाँ पर काम कैसे होता है। जी। उसी के साथ में यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का काम देखने के बाद ये सोच रहा हूँ कि ना आगे चल के ना इसके अंदर मुझे और बड़ा होना है और मेरा खुद का एक कंपनी फॉर्म यहाँ पर करना है मुझे। एग्जैक्टली, तो वो आपको थॉट यहाँ आके हाँ, मिला यहाँ आपको? पर आकर मिला, क्योंकि ना राइट। मैं सिर्फ इंडिया के अंदर बैठ के कामकाज नहीं कर सकता हूँ। जी। मुझे अगर काम करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो मुझे ये हब दुबई जैसे एक बिजनेस हब जो है वहां पर आकर काम करने बैठूं तो Great. और मैं बड़ा बन सकता हूँ। एग्जैक्टली, तो सबको बड़ा बनना है, हमें बड़ा बनना है, तभी भारत बड़ा होगा। सबके पास रिसोर्सेस है, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, स्ट्रेंथ है। सिर्फ आपको जो सपोर्ट चाहिए वो हम फेडरेशन भी दे सकते हैं। आप में सिर्फ डिसीजन लेना है कि भाई ये करना है, तभी ये चीजें सारी बिल्कुल होती बिल्कुल। है। तो आपने दुबई बिजनेस टूर में कौन कौन से मार्केट देखे, क्या क्या सीखा आपने वहां से? मैंने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कैटल फीड मार्केट देखा, अल अवीर मार्केट देखा, उसके बाद में अलरास मार्केट देखा, उसके बाद में गल्फ फूड में जाके काफी सारा नॉलेज मिला कि किस तरह से बायर्स फाइंड किए जाते हैं, किस तरह से सेलर्स होते हैं, मार्केट का ट्रेड कैसे होता है, कौन से कंट्री से क्या माल आ रहा है, अपना कॉम्पिटिटर कौन है। Exactly. ये सब ये सारी चीजों का एनालिसिस किया कि आज मैं मैच कर रहा हूँ तो मुझे मैच का कॉम्पिटिटर यहाँ पर कौन हो सकता है। मुझे मैच का कॉम्पिटिटर यहाँ पे ब्राजील है, अर्जेंटीना है और पाकिस्तान है। काफी सारे मेरे कॉम्पिटिशन में मुझे यहाँ पर Exactly. टफ दे सकते हैं। तो इन सब का इनका ये कंट्रीज का जो क्वालिटी आता है वो इंडिया से कितना बेटर या फिर इंडिया से कितना पुअर है, ये सारी चीजें मुझे प्रैक्टिकली देखने मिली। तो जब भी मैं किसी बायर के साथ में कामकाज करूंगा तो मुझे ये कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ कि यार आप वो कंट्री के बारे में बात करें, उससे तो मेरा माल बेटर है, उससे तो मेरा प्राइस कम है। ये सारी चीजें जब यहाँ पर आके प्रैक्टिकली देखा तभी मैं ये बात कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो अगर इंटरनेशनल बिजनेस में आपको आना है तो आपको इंटरनेशनल सोच भी रखनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा। आप खुद होके जाइए, मार्केट विजिट कीजिए, बाहर से बात कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि बाकी कंट्री का कंपटीशन नहीं पता और कैसे आप बेचने वाले हैं। और हम लोग काफी सारे बायर्स वहां से, हमारे स्टूडेंट भी है या बाकी भी लोग रहेंगे कि वहां से बायर ढूंढ रहे, वो कहीं जाना नहीं चाहते। घर बैठे कोई बायर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। जब तक आप घर से बाहर नहीं आओगे और घूमोगे नहीं कि ना आपको कौन सी कंट्री में काम करना, तो कंट्री में जाओ, कंट्री में जाके फाइंड आउट करो कि ना आपका एंड यूजर कौन है। जब भी आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट बायर कौन है। राइट। तो यही है कि हर एक प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। आपने अभी यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्री के काफी सारे प्रोडक्ट भी देखे होंगे। गल्फ फूड में तो फूड है, प्रोसेस फूड है, कमोडिटीज है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल है ना, मरीन प्रोडक्ट्स है, कैटल फीड के आपने देखे कुछ प्रोडक्ट, है ना। तो इनमें लगा आपको पोटेंशियल है। इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? इंडिया में एक्सपोर्ट में काफी सारा पोटेंशियल है और है ना इंडिया बाकी की कंट्रीज को, मैंने अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे कि सिर्फ इंडिया में होते हैं और कहीं पर नहीं होते। लेकिन इंडिया के जो आज ट्रेडर है या फिर जो कोई ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि ना एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। अगर वो उन लोगों को मालूम हो कि एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है, तो वो भी 100% है ना एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं और अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं और उनके गांव, डिस्ट्रिक्ट और इंडिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अभी आपने देखा कि आपने तो पहला सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर दिया है, आपको पेमेंट भी मिल चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे बायर से
मुलाकातें की आपने, है ना, हाँ। हमने आपके बाहर से भी हम लोग मिले और हमने ये जानना चाहा कि ये आगे कैसे सेल होता है। सिर्फ हम लोग फिर यहाँ वहां से यहाँ एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते सिर्फ, तो बिल्कुल हम चाहते कि हमें भी मार्केट समझे, हमारे लोगों को भी मार्केट समझे बिल्कुल और फिर आगे का काम हो। बिल्कुल। तो आपको क्या लगा कि यहाँ से मेज यहाँ पे तो आया, अब यहाँ से आगे कहाँ गया होगा, यहाँ पे आगे क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रहा है और दुबई से? जिस बायर को मैंने ये मेज भेजा हुआ है हम्म। वो मुझसे ये माल परचेस करके हम्म। यहाँ की लोकल कैटल फीड्स कंपनी जो है उन्हें सप्लाई कर रहा है ओके। या फिर इसे री एक्सपोर्ट कर रहा है अदर कंट्रीज लाइक ओमान, कुवैत, वियतनाम, ये Okay. कंट्रीज में ये लोग री एक्सपोर्ट कर रहे एक्सपोर्ट भी हैं, री कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, तो ये यहाँ पे आके समझ कि आगे वाले का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कौन से टर्म्स में काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, वो सही में क्या बात कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो पेमेंट टर्म जो उसने कमिटमेंट दिया था वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, कि कितना खर्चा आया आपके डीओ को, आपके क्लियरेंस को, आपके ट्रांसपोर्टेशन को, और उसने कितने में लिया और आगे कितने में बेचा। तो ये सारा अंदाजा हमें होना चाहिए। ये आया है आपको ये बिल्कुल सारा इन्फॉर्मेशन? हाँ मैंने लिया कि ना मैंने तो इसे जेबीएल तक तो भेज दिया लेकिन जेबीएल से लेके इसके एक्सपोर्ट तक ना इसको कितना खर्चा रहा मैंने वो भी कैलकुलेशंस निकाला। जी। फिर मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि सामने वाला बंदा कितना जेन्युइन है अपने को कैसे पता चले, तो इसने मुझसे ये रेट में माल लिया हुआ है, इसको तो खर्चा करके ये रेट में हो रहा, तो इतना रेट है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे वो भी पता चला। Exactly. So you have verified everything. Yes, yes, So exactly. So this is the confidence. This is the knowledge we should have. पूरे end to end साइकिल की ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सिर्फ एक्सपोर्ट करना मतलब एक भेज दिया भाई बीएल मिल गया हो गया एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है। आगे के मार्केट में क्या हो रहा है, एंड कंज्यूमर तक मटेरियल कैसे जा रहा है, ये सारा सिस्टम पता होना चाहिए। और उसमें से एक भाग एक्सपोर्टर है, ये प्रोड्यूसर भी नहीं है, ये पैकर भी नहीं है, लॉजिस्टिक कोई और कर रहा है, इंश्योरेंस कोई और दे रहा है, बैंक के बीच में है जिससे डॉक्यूमेंट जाएंगे, इंपोर्टर है, इंपोर्टर भी एक ब्रोकर है, उसके आगे होलसेलर है, उसके आगे एंड कंज्यूमर है। ये सारे स्टेक होल्डर्स इस साइकिल में है। उसमें एक्सपोर्टर का एक अहम रोल है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल ही इज पेइंग टू ऑल दिस पार्टीज, तो उसको पता होना चाहिए कि ये पूरा साइकिल कैसे है अपने प्रोडक्ट का। देन ही कैन प्ले हिज कार्ड्स, फिर वो अपने डिसीजंस बेटर ले सकता है और अपना काम और अच्छा तरीके से कर सकता है। राइट, तो अभी आपको और किसी कंट्री में आपने मार्केटिंग किया, कहीं से दिख रहा है आपको और अपॉर्चुनिटीज? अभी तक तो किया नहीं था, लेकिन आज मैं जब दुबई में आके मैंने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैंने देखा कि वियतनाम है, इंडिया के बाजू में ही नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, इन कंट्रियों के अंदर भी ना मुझे अच्छा स्कोप मिल सकता है। हाँ, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर कुवैत, ओमान, यहाँ पर भी मक्की मेज का काफी सारा बड़े पैमाने पर कंजम्पशन हो रहा है। काफी सारे बायर्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे घूमना पड़ेगा सर। हर कंट्री में जाके वहाँ की लिंक ढूंढकर और उन एंड यूजर या फिर उन बायर्स तक मुझे पहुंचना चाहिए। वहां जाकर वो कौन बायर से उनका बैकग्राउंड भी चेक हो सकता है, क्या है क्या नहीं, वो सब जब तक नहीं घूमूंगा तब तक नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली, तो दैट इज अ फर्दर रोड मैप कि अब तक तो काम हो गया, अभी आपको एक्सपोर्ट समझा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक साइकिल के बाद, एक साइकिल में ले, और यही साइकिल में अगर कंटिन्यू रखता हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती रहेगी। अगर मैंने कंसिस्टेंसी रखी, हर महीने मैंने एक्सपोर्ट किया, तो इस कंटिन्यूटी के अंदर है ना मुझे अपने आप है ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी हर महीने जो मेरा कंसाइनमेंट है उसके पीछे मुझे मिलती रहेगी। एग्जैक्टली, तो अभी आपका मंथली क्या टारगेट है कि कितने कंटेनर्स करना है? मिनिमम 4 कंटेनर्स इन अ मंथ। दिस इज हाउ इट इज। इस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया जाता है। आपने देखा कि सीखा, टाइम इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किए, मार्केट में गए, खुद गए, दूसरे के भरोसे पे नहीं किया। एडवाइजर्स तो काफी सारे मिलेंगे लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना है, एंड दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल। तो जैसा धनंजय जी बने सक्सेसफुल एक्सपोर्टर और जैसे उन्होंने धन कमाया, वैसे आप सब भी धन कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। यही हम आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। पूरे भारत के लोग देख रहे होंगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े मंडी के व्यापारी है, बड़े बड़े मिल्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, ये सब इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। अब इंडिया में ही ज्यादा बिजनेस करके कितने दुकानें लगाएंगे? वहां पे सैचुरेटेड मार्केट है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है। तो एक्सपोर्ट एक एक्सक्लूसिव काम है, बड़े लेवल पे काम है, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज है। तो जो लोगों के पास कैपेसिटी है उनको एक्सपोर्ट में आना चाहिए, उनको भी मुनाफा होगा। और अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आएंगे, तो भारत को भी फायदा होगा, प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, अल्टीमेटली किसानों को 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यही इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप सब लोग, अगर आपको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, आपको भी अपने बिजनेस से शुरू करना है, तो आप भी फेडरेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको मेज में काम करना है, धनंजय जी के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। इनके रेट्स काफी कॉम्पिटिटिव है, पैकेजिंग है, इनके पास यूनिट है पैकेजिंग का नासिक में, तो वहां से आपको सप्लाई मिल सकता है। तो जो इंपोर्टर्स ये देख रहे हैं, आप प्लीज
आपकी रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड कीजिए फेडरेशन को, धनंजय जी को। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, वो इनके थ्रू भी अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद अस एंड स्टार्ट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो धन्यवाद अभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। एंड वी विश यू अ बिग सक्सेस। बहुत बड़े आपका कारोबार हो एक्सपोर्ट का, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस हो आपका, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सर।